हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में टीएमबी वायरस के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डिस्कवरी, ठीक है, और इसका क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया गया, किस तरह से इसका इन्फेक्शन कॉज होता है प्लांट टू प्लांट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे टोबैको मोज़ेक वायरस बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो सर्वप्रथम साइंटिस्ट थे डीजे इवानोव्स्की, जिन्होंने 1892 में इसको डिस्कवर किया था, डीजे इवानोव्स्की ने, ठीक है। ये फर्स्ट वायरस था, प्लांट वायरस, जिसकी डिस्कवरी हुई थी। इससे पहले कोई भी प्लांट वायरस के बारे में नॉलेज नहीं था। डीजे इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में 1892 में सर्वप्रथम इसी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वायरस के रूप में। और इसका क्रिस्टलाइजेशन स्टेनली ने किया था 1935 में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है, इसको लिख लेंगे। डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की इन 1892, बट इट्स आइसोलेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट एंड क्रिस्टलाइजेशन वाज डन बाय डब्ल्यू.एम. स्टेनली इन 1935। टीएमबी वायरस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी वायरल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं तो वो ज़्यादातर टीएमबी वायरस पे ही किए गए हैं। जो डब्ल्यू.एम. स्टेनली साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इसको रवेदार बनाया, क्रिस्टलाइज किया। बहुत वायरस जो थे, जैसे कि पत्तियों पे, टोबैको की पत्तियों पे इन्फेक्शन करते हैं प्लांट में, तो पत्तियों को क्या किया, कूटा। फिर कूटने के बाद में उसको बैक्टीरियल प्रूफ एक डिवाइस आती है, उसमें से छाना। फिर वो जो जूस था उसमें से वायरस को अलग करके आइसोलेट किया और उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में रवेदार बनाया था, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टीएमबी वायरस एक निडल लाइक बंडल के रूप में होता है। इस तरह से देखिए, जनरली माइक्रोस्कोप में देखने पर ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू देखा जाता है तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। वैसे अगर ऐसे ही माइक्रोस्कोप से सिंपली देखोगे तो इस तरह का दिखेगा। और ज़्यादा पावर वाला जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उसके थ्रू ये इस तरह से पूरा इसका स्ट्रक्चर दिख जाता है। तो रोड शेप होता है ऐसे ही बंडल के रूप में, निडल्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। ईच रोड लेंथ 3000 लेमडा। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 3000 लेमडा होती है, 3000 लेमडा के करीब होती है, 3000 लेमडा, ठीक है। और इसके अगर डायमीटर की बात की जाए तो ये 170 लेमडा के अप्रोक्स होती है। मोलिकुलर वेट की बात की जाए तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 4 लाख डाल्टन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के बन सकते हैं टीएमबी में। लगभग जितना भी इसका डाटा है सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे डाटा पे पूछता है। डिस्कवरी पूछ लेगा, इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया, किस सन में किया, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सीधे। और अभी बॉटनी के बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम हो भी रहे हैं। डीडी यूनिवर्सिटी में लगभग एग्जाम हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। बाकी अदर जो यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलेटेड कॉलेज है, महाविद्यालय, उन सब में एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए लेक्चर। इससे सब्जेक्टिव आपके नोट्स भी मिल जाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव हो वो भी पूरे पॉइंट मेरे जितने इम्पोर्टेंट थे पूरा लेक्चर में है, मिल जाएगा आपको। फिर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो टीएमबी वायरस जो होता है ये प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। इसके बारे में अगर वायरस के आप लोग लेक्चर इससे पहले की नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। वायरस का इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है और किस किस प्रकार के होते हैं वायरस, उनका शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, इन सब के बारे में डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो टीएमबी वायरस का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें आउटर प्रोटीन कोट होता है और सेंटर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए पड़ा होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल।
और ये जो यूनिट्स दिख रही हैं आपको ऊपर से जो परत चढ़ी हुई है इसको बोलते हैं, एक सिंगल को बोलते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। और बहुत सारे इस तरह से आइडेंटिकल सब यूनिट प्रोटीन के बने होते हैं कैप्सोमियर, प्रोटीनेशियस सब यूनिट हैं। और इस तरह के बहुत सारी सब यूनिट हेलिकली, जैसे कि इस आरएनए को देखते हो हेलिकली अरेंज्ड है, इस तरह से हेलिकली अरेंज्ड होता है, उसके चारों ओर कैप्सोमियर की परत चढ़ी होती है, हेलिकली अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो इस पूरे कैप्सोमियर को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका कंपोजिशन बस यही है सिंपली, ये हेलिकल सेंट्रल वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके चारों ओर कैप्सोमियर का बना हुआ कैप्सिड होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए आप, यह मान लो जेनेटिक मटेरियल है और इसके चारों ओर इस तरह से कैप्सोमियर लगे हुए हैं, बहुत सारे कैप्सोमियर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे, और इसके सेंटर में कुछ जगह भी होती है, इसका डायमीटर अगर देखा जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये क्या है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल सेंट्रल में, और इसके चारों ओर हेलिकली अरेंज होते हैं क्या? कैप्सोमियर, जो कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। और बीच में इसके जो डिस्टेंस है, जो बचा हुआ खाली स्पेस होता है, वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर में होता है और ये फ्री रहता है, ठीक, इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसकी कंपोजिशन में टीएमपी है प्रोटीन कोट एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल। द प्रोटीन कोट कैप्सिड इज मेड अप ऑफ 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स। ये जो कैप्सोमियर हैं ये पूरे, अगर टीएमबी वायरस की बात की जाए तो लगभग 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, ठीक है। द आर कॉल्ड कैप्सोमियर। ईच कैप्सोमियर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर बात की जाए इसकी एक कैप्सोमियर की, ये जो लगे हुए हैं, एक जो राउंड शेप में केले के जैसे लगा है, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। एक कैप्सोमियर जो होता है ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है एक कैप्सोमियर। इट्स मोलिकुलर वेट इज 18,000 डाल्टन। इस एक कैप्सोमियर का 18,000 डाल्टन वेट होता है एक अकेले कैप्सोमियर का। और इसमें कितने कैप्सोमियर प्रेजेंट हैं? 2130। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रेशियो इज 94.4 रेशियो 5.6। अगर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है इसका रेशियो देखा जाए तो देखो, आरएनए तो बीच में सेंटर में बहुत कम ही प्रेजेंट है और बाकी सब क्या बना हुआ है? ऊपर से कैप्सिड चढ़ा हुआ। तो प्रोटीन का पार्ट ज़्यादा है और आरएनए कम है। तो प्रोटीन लगभग 95% होता है और इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो लगभग 5 से 6% होता है। टोटल लेंथ ऑफ ईच रोड अबाउट 130 हेलिकल्स। अगर इस पूरे रोड की बात की जाए, ये रोड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है और ये सुपर माइक्रो इलेक्ट्रॉन से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इसकी बात की जाए तो ये हेलिकली अरेंज्ड है कैप्सोमियर चारों ओर उसके। तो इस तरह के कितने हेलिकल होते हैं? 130 हेलिकल होते हैं एक टीएमबी वायरस में, ठीक है। कितने होते हैं इस कैप्सोमियर के बने हुए? एक ये हेलिकल होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से पूरे टीएमबी में 130 हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच हेलिक्स कंटेन अप्रॉक्स 16.5 प्रोटीन सब यूनिट्स। अब मान लो ये एक हेलिकल था, अब इस एक हेलिकल में ये जो ब्लैक कलर की बनी हुई है कैप्सोमियर, ये एक हेलिकल में लगभग 16 से 17 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द टोटल आरएनए कंसिस्ट 600 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो पूरा इसके अंदर न्यूक्लियो जो आरएनए है जेनेटिक मटेरियल पूरे टीएमबी में जितना होगा तो कितना होगा? 600 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आप लोग जानते होंगे आरएनए और डीएनए न्यूक्लियोटाइड यूनिट मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। आरएनए की बात की जाए तो इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो 600 लगभग 600
राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है इसका आरएनए टीएमबी वायरस का। एंड ईच हेलिक्स कंटेन 49 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर बात की जाए एक हेलिक्स की, अब आरएनए देखिए जो एक हेलिक्स है, ये पूरा हेलिक्स, इसमें 49 कितने 49 इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 49 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक हेलिक्स ऑफ आरएनए, आरएनए के एक हेलिक्स में। द नेकेड आरएनए कैपेबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट्स। अगर इसके प्रोटीन कवरिंग जो है कैप्सिड, इसको हटा दिया जाए, केवल नेकेड आरएनए रखा जाए, तो खुला आरएनए भी इसका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है न्यू हेल्दी प्लांट में, ठीक है। टोबैको प्लांट जो होगा उसमें डिजीज कॉज कर सकता है। अगर इसके कैप्सुलर यूनिट्स किसी तरह से डीजेनरेट कर जाती हैं, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, केवल यही नेकेड हो फिर भी ये डिजीज कॉज कर देता है। अभी आगे जब बताएंगे आपको इसका सेल्फ रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो जब इस होस्ट प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है, तो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद इसका जो कैप्सिड होता है डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। डीजेनरेट करने के बाद में जो नेकेड आरएनए होता है इसका रिप्लिकेशन होता है, और ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके नए प्रोटीन के सब यूनिट बनाता है और नए नए बहुत सारे टीएमबी वायरस का प्रोडक्शन करता है। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है द नेकेड आरएनए इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग टोबैको प्लांट। वंस इनसाइड द होस्ट सेल द वायरस आरएनए डायरेक्ट द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। आरएनए हैज टू फंक्शंस। पहला है सेल्फ रिप्लिकेशन एंड देन सिंथेसिस ऑफ वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन। तो क्या होता है, मान लो ये एक होस्ट सेल है, प्लांट होस्ट सेल, टोबैको प्लांट की सेल है, ऐसी लीफ जो इन्फेक्टेड थी, ये लीफ है, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड थी, ये इसके इन्फेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ की एक सेल ली गई है, ये है होस्ट सेल। क्या है? होस्ट सेल। अब इसके अंदर क्या होगा, ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो इसमें जो वायरस का, मान लीजिए ये वायरस था, हेलिकली अरेंज था, ठीक, ये इसका आरएनए है और इसके ऊपर इस तरह से कैप्सिड चढ़ा हुआ है, ठीक। तो क्या करेगा होस्ट सेल में, होस्ट सेल का इसकी जो मशीनरी है, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। अब जो प्लांट सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, ये केंद्रक है इसका, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स भी होंगे, जितने भी मटेरियल है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम्स है, सब होंगे इस सेल में। तो सबको यूज करेगा, अपनी सेल की मशीनरी यूज करके अपना रेप्लिकेशन करेगा। तो आगे होगा क्या, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, ये क्या है, टीएमबी वायरस, टीएमबी वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा आरएनए को, किसका यूज करके, जो सेल है होस्ट सेल, इसकी मशीनरी यूज करके। तो आगे देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से बहुत सारे आरएनए वायरस के बन जाएंगे इसके सेल में, फ्रीली मूवेबल, इसी तरह से पड़े होंगे। होता क्या है, जो आरएनए है, वायरस आरएनए, वायरल आरएनए, ये कोड करता है यम आरएनए, किसको, यम आरएनए। ये यम आरएनए किसका है, होस्ट का, होस्ट प्लांट सेल। होस्ट प्लांट सेल जो है उसका यम आरएनए यूज करके, इसकी मशीनरी यूज करके वायरल आरएनए बनाता है यम आरएनए, और इस यम आरएनए से आगे क्या बनता है, वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन, वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन। तो इस तरह से इसका रेप्लिकेशन होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये जो प्रोटीन बनेगी ये इस तरह की फिर से कैप्सोमियर यूनिट बनाएगा, और बहुत सारी कैप्सोमियर यूनिट जब बन जाएंगी इस तरह से, तो उनको क्या करेगा, जो आरएनए सिंथेसाइज किया था, इस आरएनए के ऊपर ऐसे ऐसे फिर से लग जाएगा और नए नए बहुत सारे टीएमबी वायरस तैयार हो जाएंगे, जो कि आगे के जो हेल्दी प्लांट हैं,
ठीक है, उनको इन्फेक्ट करेगा, और जो उसी प्लांट का हेल्दी पार्ट बचा हुआ है उसको इन्फेक्ट करेगा। तो इसका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स ऑफ टीएमबी इन्फेक्शन किस तरह से होता है? तो टीएमबी का इन्फेक्शन जनरली सॉइल के थ्रू होता है, क्योंकि सॉइल में जैसे कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल टूल के थ्रू भी हो जाता है, और जो लेबर लगे होते हैं टोबैको को काटने वाले, जो पत्तियों को काटते हैं, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है रबिंग के थ्रू, ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू फैल सकता है, क्योंकि जो लेबर उसमें काम कर रहे हैं वो जिन औजारों को यूज कर रहे हैं, तो उसी से इन्फेक्टेड प्लांट को की पत्तियों को काटे, और उसी से कैंची से काटे किसी भी चीज़ से, तो उसी से हेल्दी प्लांट को काट दी, तो वायरस इस तरह से भी स्प्रेड कर सकता है, और सॉइल के थ्रू स्प्रेड कर सकता है। दूसरा, जो मादक पदार्थ है तंबाकू जिस तरह से यूज की जाती है टोबैको, सिगरेट के थ्रू, सिगार के थ्रू और टोबैको पाइप के थ्रू, तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो वही देखेंगे, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शन आल्सो possess one host to other host by mechanical means, mechanical जैसे कि such as agricultural implements and rubbing of infected leaf over the surface of the healthy leaves। अगर किसी इन्फेक्टेड लीफ को रफ किए, आप हाथ से पकड़े, तो हाथ में क्या होगा, उंगलियों में चिपक जाएंगे वो वायरस, जो टीएमबी वायरस होंगे। फिर आपने अगर हेल्दी प्लांट को टच किया तो उसमें भी इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। द वायरस इज हाईली कंटेजियस एंड स्टेबल। ये बहुत ही हाईली कंटेजियस एंड स्टेबल होते हैं। इनको गर्म कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा हीट पे भी ये इनएक्टिव नहीं होते, एक्टिव रहते हैं। कैन रिटेन इन्फेक्टिविटी इवन आफ्टर द लीव्स हैव बीन प्रोसेस्ड इनटू स्मोकिंग। जो सिगरेट होती है उसमें जो टोबैको है, मान लो किसी सिगरेट की टोबैको में इन्फेक्टेड वायरस, इन्फेक्टेड तंबाकू, तो उसमें वायरस पहले से प्रेजेंट था, उसको किसी ने स्मोक किया, तो उसके बाद जो उसके राख बचेगी, उस राख में भी क्या होगा, टीएमबी वायरस प्रेजेंट होगा। तो इतने ये कंटेजियस और स्टेबल होते हैं कि बहुत जल्दी मरते नहीं, स्मोकिंग के बाद भी लिविंग रहते हैं। तो 67% सिगार और 11% सिगरेट जो यूज होती है, लगभग 62% पाइप टोबैको इज वायरल इन्फेक्टेड, ये वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। जितने भी सिगरेट पीते हैं लोग, उसमें से 11% लगभग चांस हैं अप्रोक्सीमेटली कि सिगरेट इन्फेक्टेड हो टीएमबी वायरस से। मैनी एफिड्स, अब बहुत सारे जैसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो वेक्टर के रूप में काम करते हैं वायरस का। जब इंसेक्ट किसी वायरस को ट्रांसमिट करता है तो उस इंसेक्ट को वेक्टर बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो ये एफिड्स जो होते हैं ये इनका ट्रांसमिशन करते हैं वन होस्ट टू अदर होस्ट। इसमें कॉमन एग्जांपल है माइज का, माइजस का। ये माइजस जो है एक प्रकार का एफिड है, ठीक है, व्हाइट फ्लाई भी है। माइजस परसिसी और माइजस स्यूडोसोलेनी, ये दो स्पीसीज हैं माइजस की जो कि इसका ट्रांसमिशन करते हैं वेक्टर के रूप में। और माइक्रोसाइफोन सोलेनिफोलाई, ये एक स्पीसीज है, ये भी आर्थ्रोपोड्स है, इंसेक्टा क्लास में आता है। तो ये भी वेक्टर के जैसे बिहेव करता है, इसके लिए वेक्टर का काम करता है टीएमबी वायरस के लिए। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर लास्ट हेडिंग एक बची हुई है, सिम्पटम्स ऑफ टीएमबी वायरस ऑन द होस्ट। क्या क्या लक्षण इसके सिम्पटम्स होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे सिम्पटम ऑफ टीएमबी ऑन द होस्ट। जो टोबैको प्लांट है उस पर जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद में जो सिम्पटम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि इस प्लांट को इन्फेक्शन हुआ है। तो क्या क्या लक्षण है उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट विजिबल सिम्पटम ऑफ टीएमबी वायरस इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट्स अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कर्लिंग। इसमें क्या होता है, जो प्लांट की लीफ होती है ये लीफ कर्ल हो जाती है। इस तरह से मान लीजिए कोई लीफ थी तो जब इसमें इन्फेक्शन होगा तो ऐसे कर्ल हो जाएगी या मुड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे समझिए आप लोग, जैसे कि ये लीफ थी अच्छी और इन्फेक्शन के बाद में ये इस तरह से मुड़ गई, ठीक है। तो लीफ कर्ल हो जाती है, क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है उसमें। और जो टॉप की जो न्यू लीव्स होती है, देखो टॉप पे न्यू लीफ होंगी और नीचे जो होंगी वो ओल्ड होंगी। तो न्यू लीफ में
ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं, ठीक है, इसी में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। एंड डिस्टोर्शन ऑफ यंग एपिकल लीव्स, जो एपिकल पार्ट में ऊपर की ओर, एपिकल मीन्स ऊपर टॉप पे जो न्यू यंग एपिकल लीव्स होंगी उनमें डिस्टोर्शन होगा। लार्ज स्पॉट ऑफ डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर के, इसको याद रखिए, सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछता है किस तरह का अपीयरेंस आता है, तो डार्क ग्रीन कलर अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ which eventually develop into irregular blisters areas। irregular मतलब रेगुलर नहीं है, यहाँ है फिर यहाँ इन्फेक्शन, फिर यहाँ पे स्पॉट बन गया, यहाँ, इस तरह से इरेगुलर स्पॉट येलोइश ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। अदर एरिया ऑफ द लीफ शो टिपिकली येलो एंड ग्रीन मोटलिंग और मोजेक सिम्पटम्स। जो लास्ट में बहुत सीवियर केस होता है उसमें क्या हो जाता है, मोजेक का फॉर्मेशन होता है, ये जो है इस तरह से सिकुड़ने लगती है, मोजेक बन जाता है इसमें। द प्लांट बिकम्स स्टंटेड, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे पॉज करके। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज, उसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी किसने किया था इसके बारे में देखेंगे, और क्या होते हैं बैक्टीरियोफाज, टाइप ऑफ फाजेस, टी फाज होते हैं उसमें, उसके बारे में T1, T2, T4, बहुत T1 से T7 तक होते हैं फाज, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।